हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड वेलकम बैक टू फैकल्टी चैनल। तो आज का वीडियो अबाउट अगेन आई बॉट 10th पार्ट ऑफ 500 टॉप 500 MCQ सीरीज ऑन teaching aptitude, and in this we'll be completing our 250 questions. So it is also about methods of teaching. Let's see it in detail what is there in the video. Question number 1 is example of psychomotor domain is that student psychomotor domain का example क्या है जिसमें student क्या कर सकते हैं? Demonstrate करते हैं awareness to environmental pollution, perform करते हैं experiment, या फिर दे कैन कंप्यूटराइज रिजल्ट्स ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट्स। कोई 2 एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं उनका रिजल्ट कंप्यूटराइज करें, रिजल्ट को बताएं क्या होगा कंप्यूटर के थ्रू, या फिर नरेट करें कोई एक स्टोरी। सो आपको बताना है साइकोमोटर डोमेन का एग्जाम्पल क्या है इनमें से। The correct answer is here B, that is perform an experiment. Psychomotor simply means कि आप जब कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, जब फिजिकल एक्टिविटीज़ यूज़, फिजिकल आपका फिजिक यूज़ होता है उन एक्टिविटीज़ में, देन यू से दैट यू परफॉर्म, इट इज़ अ साइकोमोटर डोमेन। क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। कॉग्निटिव डोमेन का एग्जाम्पल क्या हुआ? कोई टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करना, डेवलप एन एक्सरे फिल्म, कोई लेटर टाइप करना, या फिर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना टूल्स के लिए। कोई भी चीज़ अगर आपके सामने तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। सो व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन? यस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिस्क्राइब अ टॉपिक। टॉपिक मतलब कोई चीज़ अगर आप समझ चुके हैं तो उसको किस तरह से आप डिस्क्राइब करें, ये आपका कॉग्निटिव डोमेन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की what is at the highest level of hierarchy? Understanding, application, evaluation या फिर analysis? कौन सा होता है इसमें से हाईएस्ट लेवल हायरार्की का? आपको पता है ये हायरार्की के लिए एक पिरामिड बनता है, तो ये डिवाइडेड होता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपने देखा होगा हायरार्की का पिरामिड, इट इज़ इन 5 पार्ट्स। तो आपको ये बताना है कि सबसे ऊपर कौन सा वाला पार्ट होता है, सबसे हाईएस्ट क्या है इसमें? इट इज़ योर इवैल्यूएशन, राइट। पहले आप नॉलेज गेन करेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे उसमें, फिर एनालाइज करेंगे उसको, फिर अप्लाई करेंगे और लास्ट में उसको इवैल्यूएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टूडेंट कैन डिजाइन ए लेबोरेटरी अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिकेशंस इन विच कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर किसी स्टूडेंट को लेबोरेटरी डिज़ाइन करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव से वो लैब में काम कर रहे हैं या फिर डिज़ाइन कर रहे हैं लेबोरेटरी? एनालिसिस करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए, या फिर नॉलेज गेन करने के लिए? इमेजिन आई एम टॉकिंग अबाउट लेबोरेटरी, तो आपको दिमाग में लगाना, दिमाग ये लेके चलना है, ये आपका कीवर्ड हो जाएगा। दिमाग में ये लेके चलना है कि लेबोरेटरी का यूज़ क्यों किया जाता है, किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। ओके, करेक्ट आंसर इज योर सिंथेसिस। सिंथेसाइज करते हैं ना, 2-3 चीज़ों को मैनिपुलेट करके उनको मिला के, जैसे लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, सॉल्ट्स एसिड्स को मिला के जो करते हैं, राइट। तो इट इज़ सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ डोमेन्स इन टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज। कितने डोमेन्स होते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के टैक्सोनॉमी में? कितने टाइप के डोमेन्स होते हैं? 2, 3, 5 और 6? It is very easy. There are 3 types of domains, right? Cognitive, affective and psychomotor domain. So ये 3 parts होते हैं आपके domains के, 3 types. Question number 6 is the classification of cognitive domain was presented by. Cognitive domain को किसने present करा था, किसने classify करा था cognitive domain को? Benjamin Bloom, Skinner, Rathwole और Simpson? Who presented cognitive domain? इट इज़ योर ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम में कॉग्निटिव डोमेन दिया था जिसको उन्होंने 5 पार्ट्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड किया था। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, कॉग्निटिव डोमेन हैज़ हाउ मेनी सब ग्रुप्स? कितने सब ग्रुप्स होते हैं? अब भी मैंने, अगर आपने नोटिस करा होगा, अभी मैंने इसका आंसर दिया आपको। दे आर 3, 4, 5 और 6। यस, इट इज़ 5 सब ग्रुप्स। वट आर दोज 5 सब ग्रुप्स? दिस इज हेयर द एक्सप्लेनेशन आई एम गिविंग यू हेयर। I'm so sorry, there are 6, I forgot. Okay, I'm really very sorry. It is not 5 but 6 subgroups. Okay, what are those 6 subgroups? Knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and your evaluation. So these are the 6 subgroups of your
cognitive domain. Okay. Question number 8 is the right sequence of subgroups cognitive domain is. What is the right sequence? अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉपर सबग्रुप्स का एक हायरार्की बताई थी, कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ तक होता है. सो यू हैव टू टेल मी व्हाट आर दोज. नॉलेज, comprehension, application, synthesis, analysis, evaluation, or knowledge, comprehension, application, evaluation, analysis, synthesis, knowledge, comprehension, evaluation, application, analysis, synthesis, और knowledge, comprehension, and application, analysis, synthesis and evaluation. So यहाँ पर अगर आपको पता भी नहीं है तो फिर भी आप दिमाग लगा के थोड़ा cognitive domain के अकॉर्डिंग आप सोच के आप इसका आंसर बता सकते हैं कि पहले क्या चीज़ आप ग्रास्प करेंगे, फिर क्या होगा, ऐसे ऐसे करके लास्ट स्टेज क्या होगी. सो व्हेन वी सी हियर, सो आर द करेक्ट आंसर हियर विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फर्स्ट knowledge, then comprehension, then application, analysis, synthesis and evaluation. You can see it here also. This is according to their level. Okay, hierarchy के according ही दिया हुआ है. Now coming to question number 9, knowing, memorizing and recalling is concerned with. Know, किसी चीज़ को जानना, memorize करना, recall करना किससे related है. अब इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. अगर आप देखिए इससे पहले वाला हमने cognitive domain पे लिया था क्वेश्चन, तो उसी से रिलेटेड ये आगे के 3-4 क्वेश्चन हैं. सो नोइंग, मेमोराइजिंग, रिकॉलिंग किससे रिलेटेड है? इट इज़ वेरी वेरी क्लियर. नोइंग इट इज़ नॉलेज, मेमोराइज करना, किसी चीज़ को जानना, इट इज़ नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 10 इज टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द मटीरियल. किसी चीज़ को समझना, ग्रास्प करना उसका मीनिंग. व्हाट इज़ दैट? कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, नॉलेज या सिंथेसिस? इट इज़ योर कॉम्प्रीहेंशन. जब आप एक बार आपको नॉलेज हो जाती किसी चीज़ की तो आप उसको ग्रास्प करते हो, इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हो कि इसका मीनिंग है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंड करना. सो है कॉम्प्रीहेंशन विल बी अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 इज टू यूज प्रीवियस लर्नड मटीरियल इन अ न्यू सिचुएशन इज. व्हाट डू वी डू? मतलब पहले जो आपने कोई चीज़ सीख ली है तो उसको न्यू सिचुएशन में अगर आप यूज़ करो तो उसको आप क्या कहोगे? कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, नॉलेज या एनालिसिस? व्हाट डू वी से दैट? याद रखिए यहाँ पर हमें पहले पता चल गई है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, नॉलेज है, तो अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं उस नॉलेज को एक अलग सिचुएशन में, तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन. अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो नॉलेज हमें पता है, जो हमने लर्न करा है, उसको अब अप्लाई कर रहे हैं हम. Question number 12, to break down material into component parts to know its organizational structure are. किसी मटेरियल को, किसी नॉलेज को जो आपको पता चला है, कोई चीज़ आपने सीखी, आप उसको अलग अलग पार्ट्स में आप कट डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे. टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसको आप क्या बोलोगे? कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस? थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि ब्रेक कर रहे हो और तो आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो. सो इट इज़ योर एनालिसिस. एनालाइज कैसे करते हो चीज़ों को? पार्ट्स में देख के एनालाइज करते हो ना, मतलब ब्रेक डाउन. अगर आपको एक फूल को एनालाइज करना है तो आप पहले आप उसके पेटल्स को एनालाइज करोगे, उसके स्टेम को एनालाइज करोगे, फिर ऐसे करके आप चीज़ों को उसके अलग अलग पार्ट्स को एनालाइज करोगे. तो वो ब्रेक डाउन कर रहे हो आप चीज़ों को, मतलब डिडक्ट कर रहे हो. देन यू आर एनालाइजिंग द थिंग्स. Question number 13 is to put ideas together to form a new whole is. Ideas को एक साथ करना, you have to put the ideas together, उससे एक नई चीज़ बनाना, एक अलग चीज़ क्रिएट करना. What is that? Evaluation करना, synthesis करना, analysis या फिर application? The correct answer, देखिए यहाँ पर आइडियाज़ को एक साथ पुट कर रहे हो, अलग अलग आइडियाज़ को एक साथ ला रहे हो. दैट मीन्स यू आर सिंथेसाइजिंग दैट थिंग, राइट? जो हम सिंथेसाइज मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं उनको एक साथ मिला के. सिंथेटिक होता है ना क्लॉथ, इससे आप दिमाग लगाइए. सिंथेटिक क्लॉथ मिक्सचर होता है अलग अलग मटेरियल के, अलग अलग मटेरियल का मिक्सचर होता है. सेम वे सिंथेसिस मीन्स यू हैव टू पुट अदर डिफरेंट आइडियाज़ टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल. क्वेश्चन नंबर 14 इज द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय. इंटेलेक्चुअल स्किल्स किससे रिफ्लेक्ट होते हैं? कॉग्निटिव डोमेन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, अफेक्टिव डोमेन में हो रहा है, साइकोमेटर, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव. Intellectual skills, it is your cognitive domain. Okay. Question number 15, the affective domain was classified by. Now you have to tell me who classified affective domain.
Effective domain was classified by whom? Benjamin Bloom, Simpson, Rathall or Berner? Please give me answer correctly because it is a very factual question. Rathall. Who classified it? Rathall. So effective domain was classified by Rathall. Question number 16. Effective domain is divided into how many subparts? Effective domain. It is divided into how many subgroups? 4, 5, 6 or your 7 subgroups. Effective domain is classified into 5 subgroups. What are those 5 subgroups? We will see it here. The 5 subgroups are, इसको stages भी बोलते हैं, receiving, responding, valuing, organization and characterization. ये इसके 5 subgroups हैं effective domain के. Question number 17 है आपका, which subgroup of effective domain focuses on active participation? आप active हैं, participate कर रहे हैं actively, तो कौन सा इसमें से subgroup होगा जो effective domain, इस effective domain को properly बताएगा? Attending या receiving, responding, valuing या organization? एक्टिव पार्टिसिपेशन बोला है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे. मैं सर्कल कर रही हूँ सो दैट यू शुड नो दिस इज द की वर्ड. हियर द करेक्ट आंसर इज रिस्पॉन्डिंग. एक्टिव मीन्स रिस्पॉन्ड करना, जैसे पैसिव लर्नर्स, एक्टिव लर्नर्स होते हैं. पैसिव लर्नर्स अटेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है चीज़ों को, ओके. बट द एक्टिव लर्नर्स बोलते हैं जो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो इन व्हाट द टीचर्स आर टीचिंग. नाउ question number 18 is bringing together different values into a consistent value system is अलग अलग values को एक साथ एक system में लाना, okay. अब यहाँ पर again I am telling the keyword is system. value देख के ये मत सोच लेना, value मत टिक कर देना. I am talking about a system. value को system में लाना है आपने. so attending, receiving, अटेंडिंग और रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग और ऑर्गेनाइजेशन. आई एम वेरी श्योर अगर अभी मैं आपको ये प्रॉपरली नहीं बताती तो कई आप में से मिस्टेक कर देते हो, वैल्यू टिक करके आ जाता है एग्जामिनेशन. प्लीज़ कीवर्ड्स को पहचानिए, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड किया कीजिए. सो इट इज़ द करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन डजंट मीन दैट कि कोई बिजनेस वाला ऑर्गेनाइजेशन या वैसे हो गया अलग टाइप. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ब्रिंगिंग थिंग्स इन अ सिस्टम. सो यहाँ वैल्यू सिस्टम की बात हुई है, हेंस द करेक्ट आंसर इज दिस. Question number 19 is effective domain focuses on adoption of a value system as a part of lifestyle in. अब ये again domain, effective domain को focus कर रहे हैं हम, and adoption of value system as a part of lifestyle, okay. अपनी lifestyle में आप value system को बना रहे हो, एक तरह से अपनी life में ला रहे हो, तो what will be the correct answer? Responding, valuing, organization और characterization. वेल व्हेन यू आर ब्रिंगिंग इट इन योर लाइफ, मतलब आप अपने आप को कैरेक्टराइज कर रहे हो, एनहांस कर रहे हो अपने कैरेक्टर को. सो द करेक्ट आंसर विल बी योर डी. क्वेश्चन नंबर 20 इज साइकोमोटर डोमेन वॉज क्लासिफाइड बाय सिम्पसन. साइकोमोटर डोमेन किसने क्लासीफाई करा था? सिम्पसन ने. कब करा था? इन विच ईयर? 62, 72, 82 और 1992. वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. आई नो मैनी माइट नॉट बी नोइंग. द आंसर इज 1972. Question number 21, psychomotor domain was classified by oh, I'm so sorry, it is repeated. Let's come to question 22. Psychomotor domain was divided by Simpson in how many parts? कितने parts में divide करा था Simpson ने psychomotor domain को? 4, 5, 6 और 7 subgroups. How many subgroups? The correct answer here is D, that is 7 subgroups. Psychomotor domain को 7 subgroups में divide किया था सिम्पसन ने. प्लीज़ ये इनको याद रखिएगा, किस थिंकर, किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सा वाला डोमेन दिया है, मेन इंपॉर्टेंट डोमेन. दो ब्लूम हैज़ गिवन 3 जो उन्होंने मेन दिए थे, लेकिन साइकोमोटर पे मेन उन्होंने सब ग्रुप्स में किसने डिवाइड करा, फिर वो आपका इफेक्टिव सबको सब ग्रुप्स में किसने डिवाइड करा, कॉग्निटिव को किसने किया, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है. प्लीज़ प्रिपेयर विद दिस थिंग. ये है आपके 7 सब ग्रुप्स. बता दे परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, एडेप्टेशन और ओरिजिनेशन. ये वो 7 सब ग्रुप्स हैं जिसमें सिम्पसन ने साइकोमोटर डोमेन को डिवाइड किया था.
क्वेश्चन नंबर 23 है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन इज, क्या ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव डोमेन का? स्टूडेंट पेंट कर सके पिक्चर को, स्टूडेंट ड्रॉ कर सके ग्राफ को, स्टूडेंट वैल्यूज करे ऑनेस्टी को, या फिर स्टूडेंट राइट करे कोई एक लेटर लिखे। तो इनमें से आपको बताना इफेक्टिव डोमेन कौन सा है। कीवर्ड इफेक्टिव डोमेन, ऑब्जेक्टिव क्या है? द करेक्ट आंसर हेयर इज सी, दैट इज स्टूडेंट वैल्यूज ऑनेस्टी। स्टूडेंट ऑनेस्टी को वैल्यू करे, ये इमोशनल होता है। इफेक्टिव डोमेन हमारा इमोशनल साइड होता है। बाकी ये जो तीनों हैं आपके, पेंट अ पिक्चर, ड्रॉ ग्राफ, राइट अ लेटर, ये सब आपके साइकोमोटर डोमेन के अंडर आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 इज विच इज वास्ट इन स्कोप। इनमें से आपको बताना है इसमें से किसका स्कोप ज़्यादा वास्ट है, किसका दायरा ज़्यादा बड़ा है। टीचिंग टैक्टिक्स को लें अगर हम, टीचिंग टेक्निक्स को लें, टीचिंग स्ट्रैटेजी को लें, या टीचिंग मेथड को लें, तो इनमें से किसका आपको लगता है कि वास्ट स्कोप है ज़्यादा? द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग स्ट्रैटेजी। टीचिंग स्ट्रैटेजी आपका अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म हो गया, और ये तीनों उसके अंडर ही आएंगे, ये इसके सब पार्ट्स हो गए। स्ट्रैटेजाइज करना चीज़ों को, उसमें आपकी टेक्निक्स, मेथड्स, क्या टैक्टिक्स यूज़ करो, सब आ जाते हैं। तो टीचिंग स्ट्रैटेजी इज अ वाइडर स्कोप एज कंपेयर टू दीज थ्री। क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन, टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन। टीचर किस चीज़ में, इनमें से कौन से मेथड में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है चीज़ों को, किसी भी टॉपिक को? दैट लेक्चर मेथड, डिस्कवरी मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? किस में टीचर प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है? लेक्चर, डिस्कवरी, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका एक तरह से ये टीचर सेंटर्ड मेथड हो जाएगा आपका, जो भी आंसर है इसका, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आप बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, बिकॉज वो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है जो भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट वो समझाना चाह रहा है, तो टीचर इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करेगा। So okay, this is for now. If you have any doubts, any question, if you feel that it is doubtful, you can ask me in the comment section later. I will revert back to you in the same section. Till then, take care everyone, and bye bye.